Now today we are going to learn about the new topic of 12th standard biology syllabus. First is nothing but the third topic, that inheritance and variation. Then what is inheritance? Inheritance is nothing but the transmission of character from one generation to another generation. That term was first time discovered by the Gregor John Mendel. First time inheritance described by the scientist. That scientist is nothing but the Gregor John Mendel. That Gregor John Mendel was great because that inheritance described by the Mendel was great. Why Mendel was great? Because his inheritance or transmission of character, the definition of inheritance is nothing but the transmission of character from one generation to next generation. अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस के बारे में बताया. अब इनहेरिटेंस है क्या? ये इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मेंडल वाज ग्रेट बिकॉज ही वर्क ऑन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ड्यूरिंग दैट टाइम. ये मेंडल ने ये वर्क जो है ये कब किया? जब क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता नहीं था. मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, ये कभी भी पता नहीं था. इसी वजह से यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में जो एक्सप्लेन किया है, सक्सेसफुल एक्सप्लेन किया है उसने, मतलब मेंडल ने ये एक्सप्लेन किया है सक्सेसफुल. अब फर्स्ट देखो, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. हाउ कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अब कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये सक्सेसफुल एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट द मिक्सिंग ऑफ गैमीट. अब गैमीट कैसे मिक्स करते हैं? मतलब गैमीट मिक्स करना मतलब एग्जैक्ट हो क्या रहा है, यहाँ पे दो फ्लावर है, उस फ्लावर को मिक्स करके एक न्यू वैरायटी फॉर्म करना है. ये फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये वर्क किया. अब मेंडल जहाँ पे वर्क करता था वो एक चर्च था, दैट इज द पादरी इन चर्च. मतलब हम बोल सकते हैं वहां पे हमारे लैंग्वेज में पादरी इज नथिंग बट द वर्क डन इनसाइड द चर्च. चर्च के अंदर वो वर्क करते थे. उनके पिताजी गार्डनिंग का काम करते थे उस चर्च के सामने या चर्च के अंदर. इसी वजह से उनको वो हैबिट हो गई कि वहाँ पे उन्होंने फील्ड में एक उसके बाजू में एक प्लॉट था, उस प्लॉट में फ्लावरिंग प्लांट्स लगाना स्टार्ट किया उन्होंने. अब फ्लावरिंग प्लांट लगाना स्टार्ट किया मतलब एग्जैक्ट क्या किया वहाँ? अब उनका वो इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट से उन्होंने वो वर्क डन किया. अब यहाँ पे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. फर्स्ट, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नथिंग बट द इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. अब कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सक्सेसफुली बताया ग्रेगर जॉन मेंडल. अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि अदर साइंटिस्ट ने वहाँ पे वर्क नहीं किया, अदर साइंटिस्ट ने भी वहाँ पे वर्क किया, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क किया. इसी वजह से यहाँ पे मेंडल को नोबेल प्राइज मिला आफ्टर हिज डेथ. डेथ के बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिला. अब समझ लो यहाँ पे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर एक डायग्राम होगी, ट्री डायग्राम देखो, मतलब फैमिली हिस्ट्री देखो, आपके दादा दादी, पापा, चाचा, बुआ, देन उसके बाद आपकी अगर पूरी फैमिली है तो वहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हो, फैमिली फोटो ऑब्जर्व करो. उस फैमिली फोटो में आपको अगर देखना है तो वहाँ पे देखो
आपके दादा दादी के कैरेक्टर कुछ पापा में आए होंगे, बुआ में आए होंगे, देन चाचा चाचा में आए होंगे। मतलब वो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, कुछ सिमिलरिटीज होती है हमारे दादा दादी और पापा में, कुछ सिमिलरिटीज हमें दिखती है। वो सिमिलरिटीज क्यों दिखती है? वो जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज द हेरिडिटी, जनरेशन टू जनरेशन वो कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? इनहेरिट हो रहे हैं। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द हेरिडिटी यूनिट, इसे हम हेरिडिटी कह सकते हैं। मतलब वो कैरेक्टर कुछ सिमिलर कैरेक्टर होंगे, कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर होंगे। जो सिमिलर कैरेक्टर है उसे भी कह सकते हैं सिमिलरिटीज, और कुछ वेरिएशन क्रिएट होते हैं उसे कहते हैं हम वेरिएशन। अब मेंडल ने ये वर्क किया, उस वक्त कुछ भी सक्सेसफुल एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब मियोसिस नहीं था, माइटोसिस नहीं था। अब ये जो इनहेरिटेंस होते हैं, कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, कहाँ से इनहेरिट होते हैं? ये फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये कैरेक्टर इनहेरिट हो। अब फर्स्ट ये कैरेक्टर इनहेरिट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है ये हम देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखो, अगर इन अर्लियर standard in 11th standard already learn about chromosome. What is chromosome? हमने अर्ली स्टैंडर्ड में एक क्रोमोसोम ये देखा है, ये पढ़ा है। What is chromosome? Chromosome is nothing but the chroma is nothing but the color. The meaning of chroma is nothing but the color. Zoma means body. Colored body present inside the nucleus, मतलब colored body कहाँ पे प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के अंदर colored body प्रेजेंट होती है, that is known as chromosome. अब सेल का स्ट्रक्चर में पता है, अर्ली स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी देखा है सेल क्या है। अब सेल में क्या होता है? दो टाइप के सेल होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अगर ये एनिमल सेल है तो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कह सकते हैं? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। देन इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है फ्रीली सस्पेंडेड। देन इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, दैट स्फेरिकल बॉडी इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। उस स्फेरिकल बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस बोल सकते हैं। अब ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस इज नथिंग बट द कंट्रोलर यूनिट ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है? सेल का कंट्रोलर यूनिट है। अब यहाँ पे सेल के कंट्रोलर यूनिट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड बॉडी, इसके अंदर कुछ कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, दैट कलर्ड बॉडी इज नोन एज क्रोमोसोम, इसे कहेंगे हम क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम ऑन द सरफेस ऑफ दैट क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। एंड डीएनए इट एक्ट एज ए ऑन द सरफेस ऑफ दैट क्रोमोसोम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसके ऊपर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए का फंक्शन क्या है? डीएनए क्या करता है? विच डीएनए इज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल, इसे हम क्या कहते हैं? अभी रिसेंटली हमें पता हो गया कि डीएनए के बारे में पता है हमें, डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल विच इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। अब यहाँ पे मेंडल ने सक्सेसफुली वर्क किया। ये कब वर्क किया है? ड्यूरिंग दैट टाइम जब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, देन क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये उस वक्त नहीं पता था, उस वक्त मेंडल ने क्या किया? ये सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन किया। अब मेंडल ने जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, उसका रीजन क्या है? उन्होंने जो वहाँ पे प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो की है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोल सकते हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ही उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब फर्स्ट, इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ
कैरेक्टर। ये इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आल्सो नोन एज हेरिडिटी। उसे हम हेरिडिटी भी कह सकते हैं या इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे हम? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल कुछ कैरेक्टर हमारे दादा दादी के हमारे मम्मी में या पापा में हमारे दिखते हैं, बराबर है। कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिससिमिलरिटीज वहां पे होती है। अब यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज जो होती है और कुछ डिससिमिलरिटीज होती है, उसे बोलते हैं हम वेरिएशन। दैट variation is nothing but the differences occur from parent to offspring is known as variation। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अब इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट मेंडल ने जो सब चीजें जो एक्सप्लेन की है इनहेरिटेंस के बारे में, काफी साइंटिस्ट ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन मेंडल ने इसके ऊपर सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक। अब डिफरेंट टेक्निक मतलब मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली यहाँ पे प्रूव किया है मेंडल ने। मैथमेटिकली मतलब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स ये आना मतलब साइंटिस्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करते, और इसे स्टैटिस्टिकली ये एक्सप्लेन किया है। स्टैटिस्टिकली यहाँ पे क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। अब मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली यहाँ पे सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया है विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर टेक्निक। दैट टेक्निक इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ही उन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब मेंडल ने जो वर्क स्टार्ट किया था उस वर्क को काफी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया शुरू में, लेकिन बाद में उनके डेथ के बाद आफ्टर 1884 उसके बाद न्यू मेंडलिज्म जब स्टार्ट हुआ तब काफी साइंटिस्ट ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब यहाँ पे हम देखेंगे रीजन मेंडल सिलेक्ट, ये जो कैरेक्टर है इनहेरिटेंस, ये एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने फर्स्ट टाइम एक प्लांट सिलेक्ट किया। वो प्लांट कौन सा है? पाइसम सटाइवम। अब पाइसम सटाइवम है क्या? पाइसम सटाइवम प्लांट इज नथिंग बट द पी प्लांट और मटर प्लांट भी कह सकते हैं। अब पी प्लांट या मटर प्लांट उसे कहते हैं। आपने काफी लोगों ने ये मटर प्लांट देखा है या पी प्लांट देखा है। इन अर्लियर स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 11th स्टैंडर्ड में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे एक टॉपिक था स्टडी ऑफ फैमिलीज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में ये जो है ये हमने ऑब्जर्व किया है। अब फैमिली फैबिएसी में आता है, ये कौन सा प्लांट है? पाइसम सटाइवम, दैट इज द पी प्लांट। ये पी प्लांट। अब पी प्लांट के बारे में हमने डिटेल देखा है, कहाँ पे ग्रो होता है, किस तरह हैबिटेट है, इसका स्टेम का स्ट्रक्चर क्या है, लीफ के अरेंजमेंट क्या है, फ्लावर की अरेंजमेंट क्या है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। बस हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं कि वो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होता है, फ्लावर कैसे होता है, ये हम यहाँ पे देखें। अब पाइसम सटाइवम प्लांट मेंडल ने सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया होगा? मटर प्लांट सिलेक्ट किया होगा। क्यों सिलेक्ट किया होगा? उसके पीछे रीजन क्या है? Why Mendel select Payson sativum plant for his experiment? क्यों सिलेक्ट किया होगा? क्योंकि it is easily available in market. Easily हमें ये मार्केट में अवेलेबल होता है Payson sativum plant, बराबर। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, ये प्लांट लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट इट इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट अगर हम देखेंगे तो सेकेंड पार्ट है
इसकी कॉस्ट अगर देखते हैं तो कॉस्ट काफी कम है, काफी कम कॉस्ट है, इसी वजह से ये प्लांट मेंडल ने सिलेक्ट किया। देन इट इज इजी टू हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन मतलब अर्लियर स्टैंडर्ड में हमने देखा इट इज इजी टू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। अब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए इजी है। फॉर एग्जांपल इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर before anthesis, that is known as emasculation. Then second technique bagging और third that is the tagging. ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए इजी है, इसी वजह से मेंडल ने ये प्लांट सिलेक्ट किया। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? इट इज बायसेक्सुअल फ्लावरिंग। बायसेक्सुअल मतलब both sexes whether it is male as well as female, दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, इसी वजह से ये मेंडल ने सिलेक्ट किया है, दैट इज द बायसेक्सुअल फ्लावर। अब ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए इजी होता है और उसे ग्रो करने के लिए काफी कम स्पेस यूटिलाइज होती है। अगर वहां पे हम ग्रो करेंगे, इस प्लांट की हाइट काफी बढ़ती नहीं है, ये एनुअल प्लांट है, मतलब इस प्लांट की हाइट कहाँ तक ग्रो होती है? नॉर्मल प्लांट जैसे ग्रोथ होती है, मतलब क्रीपिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। ये क्रीपिंग मैनर में सॉइल के सरफेस के ऊपर क्रीपिंग मैनर में ये ग्रो होता है, इसी वजह से ये मेंडल ने प्लांट सिलेक्ट किया है। मतलब इसकी हाइट काफी बढ़ती नहीं, क्रीपिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल सरफेस के ऊपर क्रीपिंग मैनर में ये ग्रो होता है। देन नेक्स्ट इट इज एनुअल। व्हाट इज एनुअल? एनुअल मतलब क्या है? यस, एनुअल का मीनिंग होता है जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो मैक्सिमम उसकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। मैक्सिमम कितने साल में? 1 साल में उसकी लाइफ कंप्लीट होती है। अगर मेंडल ने सिलेक्ट किया होता अजाडिरप्टा इंडिका, दैट इज नीम, नीम का पेड़ अगर मेंडल ने सिलेक्ट किया होता तो क्या होता? नीम का अगर लाइफ अगर देखते हैं तो वहां पे कितनी होती है? सालों साल वो ग्रो होता है, बराबर है। इसी वजह से सालों साल मतलब दैट इज द पेरिनियल, मतलब उसकी लाइफ साइकिल जो है काफी साल होती है। इसी वजह से मेंडल ने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया है? पाइसम सटाइलम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि ये फीचर्स है उसमें, इसी वजह से। अब यहाँ पे एनुअल मतलब वहां पे 1 साल में 3 जनरेशन वो फॉर्म कर सकता है। 1 साल में 3 जनरेशन मतलब यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल अगर देखेंगे, द लाइफ साइकिल ऑफ पाइसम सटाइलम प्लांट इज नियर अबाउट 3 to 4 मंथ। उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? नियर अबाउट 3 to 4 मंथ की उसकी लाइफ साइकिल होती है। इसी वजह से मेंडल ने क्या किया है? ये फीचर देखने के बाद ही उन्होंने ये प्लांट सिलेक्ट किया। अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेंडल ने ये प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, इसके पीछे ये रीजन, उसमें काफी वेराइटीज है। उस पाइसम सटाइलम प्लांट में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे हमें एक कैरेक्टर दिखता है, दैट इज द मेंडल सिलेक्ट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के उन्होंने सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया है और मेंडल को सक्सेस क्यों मिला है? क्योंकि उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पे मेंडल ने एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर शो किया है और एक ही कैरेक्टर कंसिडर करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने। अब मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑब्जर्व किया। 7 पेयर मतलब क्या है? अगर हम देखेंगे पाइसम सटाइलम प्लांट में तो यहाँ पे 7 पेयर मेंडल सिलेक्ट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग
कैरेक्टर। अब 7 पेयर यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की मेंडल ने सिलेक्ट किए। देखो यहाँ अब 7 पेयर में कौन से कैरेक्टर ऑब्जर्व किया, उस प्लांट के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। कौन से कैरेक्टर है? फर्स्ट स्टेम हाइट, फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? स्टेम हाइट, वेदर इट इज टॉल, अगर ये स्टेम है तो स्टेम की हाइट अगर देखेंगे ये टॉल है। देन उसके बाद सेकेंड दैट इज द ड्वार्फ, ये अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये कौन सा है? ड्वार्फ। मतलब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, अब स्टेम हाइट एक फर्स्ट कैरेक्टर कंसीडर किया उन्होंने, टॉल, ड्वार्फ, यहाँ पे दिया है टॉल और ड्वार्फ। देन सेकेंड कैरेक्टर मेंडल select Pisum sativum because it possesses different characters in a particular plant. First, he considered that is the stem height, whether it is tall or dwarf. Then second, seed color. अब seed color मतलब सीड का अगर कलर देखते हैं हम, पाइसम सटावम हमें पता है, सभी ने ऑब्जर्व किया है पाइसम सटावम कौन सा प्लांट है और सभी को पता है मटर प्लांट क्या है। अब यहाँ पे देखो सीड कलर, सीड का कलर, अब सीड काफी अलग अलग टाइप के सीड्स आते हैं। फर्स्ट दैट इज द येलो, ये येलो जो है ये डोमिनेंट। देन उसके बाद सेकेंड ग्रीन, मतलब उसी का अल्टरनेटिव कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर। एक फर्स्ट दैट इज द डोमिनेंट येलो एंड सेकेंड ग्रीन, ये कैरेक्टर दैट इज द सीड कलर। फर्स्ट कैरेक्टर कंसीडर किया है स्टेम हाइट, सेकेंड सीड कलर, देन थर्ड सीड शेप। कौन सा कलर है यहाँ पे? सीड शेप। अब सीड का शेप दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट राउंड, फर्स्ट कौन सा है? राउंड, सेकेंड रिंकल। अब राउंड मतलब क्या है? उसका सीड का शेप जो है, सरफेस जो है वो स्मूथ है, दैट इज द राउंड। देन सेकेंड रिंकल, रिंकल मतलब इस वे से श्रिंक मैनर में, ये जो सरफेस है वो स्मूथ ना रहते हुए वो श्रिंक होता है स्लाइटली, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम रिंकल। ये थर्ड कैरेक्टर है। देन नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर इज नथिंग बट द पॉड कलर। कौन सा है कैरेक्टर? पॉड कलर। पॉड मतलब फली, उस फली का अगर कलर देखेंगे तो ग्रीन, ये डोमिनेंट कैरेक्टर। ग्रीन कलर की भी फली आती है और सेकेंड येलो कलर की भी फली आती है, मतलब पॉड का कलर कौन सा होगा? ग्रीन और डोमिनेंट। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने एट ए टाइम ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉड शेप। अब पॉड शेप क्या है? पॉड मतलब फली, उस फली का शेप इनफ्लैटेड, कंप्लीट फ्लैट नहीं, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे इनफ्लैटेड, उसका सरफेस भी क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है, आउटर सरफेस से देखेंगे। देन उसके बाद कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड मतलब इस मैनर, लाइक दैट, इस वे से उसका आउटर शेप होगा, ये कंस्ट्रिक्टेड। मतलब डोमिनेंट कौन सा है? दैट इज द इनफ्लैटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। देन नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन, उस प्लांट में जब उन्होंने प्लांट ऑब्जर्व किया, उस प्लांट में फ्लावर आते, कुछ प्लांट में एक्सियल पार्ट पे फ्लावर आता है। एक्सियल पार्ट मतलब लैटरल साइड, अगर ये प्लांट है तो ये प्लांट के लैटरल साइड में ये फ्लावर आता है, दैट इज द एक्सियल। और सेकेंड वन दैट इज द टर्मिनल। अब टर्मिनल मतलब टिप, एट द टिप, टिप के ऊपर ये फ्लावर प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट कौन सी है? एक्सियल पे, और कुछ प्लांट में फ्लावर कौन से होते हैं? दैट इज द टर्मिनल, मतलब टर्मिनल। ये दोनों कैरेक्टर एट टाइम उन्होंने कंसिडर किया। इसे हम अपोजिट भी कह सकते हैं या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर क्या है? कलर ऑफ फ्लावर इज कलर्ड फ्लावर एंड सेकेंड वन इज व्हाइट फ्लावर। अब कलर्ड और व्हाइट मतलब, कलर्ड मतलब जनरली पर्पल कलर का फ्लावर होता है यहाँ पे, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये व्हाइट कैरेक्टर।
मतलब मेंडल सिलेक्ट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. फर्स्ट वन that is the same height, then second one that is the seed color, then third one seed shape, fourth one pod color, then fifth one pod shape, then sixth one flower position and seventh one that is the flower color. अब मेंडल ने ये जो कैरेक्टर है ये एट ए टाइम 7 कैरेक्टर एट ए टाइम ऑब्जर्व नहीं की. मेंडल को सक्सेस क्यों मिला है? क्योंकि मेंडल ने एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर के ऊपर वर्क किया और बाकी साइंटिस्ट को इसके ऊपर सक्सेस क्यों नहीं मिला? दैट इज द ब्लेंडिंग. मतलब वहां पे क्या किया? वहां पे सब कैरेक्टर एट ए टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया. एट ए टाइम ऑब्जर्व करने के बाद वो सब कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, उसका मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था. इसी वजह से उन्हें ये सक्सेस नहीं मिला और मेंडल को सक्सेस मिला. मेंडल परफॉर्म वर्क ऑन पाइसम सटाइवा विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. यहाँ पे इसी वजह से उन्हें सक्सेस मिला. अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे. रीजन फॉर मेंडल सक्सेस. अब रीजन क्यों मिला है? ये रीजन क्या है एग्जैक्ट? मेंडल को सक्सेस मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि मेंडल ने सिलेक्ट किया है यहाँ पे एट ए टाइम सभी कैरेक्टर ऑब्जर्व नहीं किया, एक ही कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व किया. अब एक कैरेक्टर एट ए टाइम अगर ऑब्जर्व करते तो उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इजी जाता है. अब रीजन फॉर मेंडल सक्सेस. His experiment were carefully planned and involve large sample. मतलब एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है? His work और experiment were carefully planned and involve large sample. मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट शो किया है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो शो किया है, टेक्निक जो शो की है, वो एक स्पेसिफिक मैनर में उन्होंने एक्सप्लेन किया. अब स्पेसिफिक मैनर क्या है वो हम आगे देखेंगे. देन उसके बाद ही केयरफुली रिकॉर्ड द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ ईच टाइप ऑफ एक्सप्रेस हिज रिजल्ट एज रेशियो. मतलब यहाँ पे उन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व भी किया है उसका रेशियो. अब मैथमेटिक्स जनरली हम रेशियो अगर बोलते तो वो मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली रिकॉर्ड भी उन्होंने मेंटेन किया. मतलब यहाँ पे मैथमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन किया. यहाँ पे रेशियो उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक पर्टिकुलर रेशियो है, वो रेशियो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया. इसी वजह से उन्हें सक्सेस मिला. देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं, इन द पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड. हमने अभी देखा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमें इजीली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वहां पे हमें दिखते हैं. इसी वजह से मेंडल को सक्सेस मिला. The 7 different characters in pea plant were controlled by a single factor each. The factors are located on separate chromosome and these factors are transmitted from generation to generation. उन्होंने एक टर्म एक्सप्लेन की, क्यों इनहेरिट हो रहे कैरेक्टर. उस इनहेरिटेड पार्ट को क्या बोला मेंडल ने? फर्स्ट टाइम मेंडल ने जो कैरेक्टर ऐसा कुछ है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ट्रांसफर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैक्टर. अब फैक्टर क्या है? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इज नथिंग बट द दोज पार्टिकल ट्रांसफर फ्रॉम one generation to next generation. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो फैक्टर या पार्टिकल
जो फैक्टर है मतलब उसे बोला है पार्टिकल। एक पार्टिकुलेट मैटर मतलब पार्टिकुलर, ये पर्टिकुलर एक पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसी वजह से हमारे कैरेक्टर और हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के मम्मी पापा की हाइट अगर ज़्यादा बड़ी है, 6 फीट है, 6 फीट मम्मी की हाइट है, मदर की हाइट है, और 7 फीट अगर फादर की हाइट है, तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलती है हमें, मतलब ऑफस्प्रिंग जो मिलेगा उसकी भी हाइट मोर देन 6 फीट ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं। वो इनहेरिट होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द गैमेट। गैमेट से वो इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? दैट इज द पार्टिकल। और उस पार्टिकल, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की वजह से वो ट्रांसफर हो रहा है। उस पार्टिकल को नाम दिया है फैक्टर। किसने? मेंडल ने। कब दिया ये नाम? जब क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था। देन मियोसिस, माइटोसिस, ये कुछ भी टर्मिनोलॉजी नहीं थी, तब मेंडल ने बताया कि ये फैक्टर। और रिसेंटली आफ्टर न्यू मेंडलिज्म के बाद यहाँ पे इस फैक्टर को नाम दिया गया है जीन। व्हाट इज जीन? क्या है जीन? सबको पता है जीन क्या है? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। बराबर? मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज नथिंग बट द डीएनए के ऊपर, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर हाईली कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड मैनर में, ये अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के सरफेस के ऊपर हाईली कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड मैनर में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल वहां पर प्रेजेंट है। ये क्रोमैटिन मटेरियल which is made up of, that chromatin material is which is made up of DNA। DNA प्रेजेंट है। और DNA का स्मॉलेस्ट सेगमेंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ DNA। और DNA बेसिकली, DNA is nothing but the chain of nucleotide। DNA which is made up of nucleotide। हमने देखा है न्यूक्लियोटाइड्स, and nucleotides which is made up of 3 components, which are these: nitrogen bases first, then second nitrogen bases, then phosphate group, then third one that is the न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, या शुगर भी कह सकते हैं। आरएनए में शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है। मतलब इस न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 कंपाउंड, नाइट्रोजन बेसेस, फॉस्फेट एंड थर्ड वन इज पेंटोज शुगर। वो अलग अलग होगा, आरएनए में राइबोज शुगर होता है और यहाँ पे डीएनए में पेंटोज शुगर। अब डीएनए के ऊपर फ्रीली सस्पेंडेड, लीनियरली अरेंज, ये अगर डीएनए है तो यहाँ पे लीनियरली अरेंज क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे इस लीनियरली अरेंज, क्या लीनियरली अरेंज होता है यहाँ पे? दैट इज द सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट और फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट ऑन और स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज, अगर ये डीएनए है तो इसका एक स्मॉल सेगमेंट, इस सेगमेंट को बोलते हैं हम जीन। और रिसेंटली मॉडर्न कंसेप्ट जो है जीन विच इज मेड अप ऑफ 3 कंपाउंड, सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड न्यूट्रॉन। ये रिसेंट मतलब मॉडर्न कंसेप्ट है, लेकिन मेंडल ने कब बताया ये? जब सक्सेसफुल एक्सप्रेशन नहीं था क्रोमोसोम के ऊपर, मियोसिस, माइटोसिस इतना वर्क नहीं हुआ था, उन्होंने ये सक्सेसफुल एक्सप्लेन किया। अब मेंडल के बारे में देखेंगे तो मेंडल के बारे में यहाँ पे जब वो लिविंग कंडीशन में थे मेंडल, तब उनका वर्क किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया होगा? उसके पीछे रीजन क्या है?
उस वक्त जब उन्होंने ये जेनेटिक्स के बारे में बताया, मतलब ये इनहेरिटेंस के बारे में बताया, तब उस वक्त डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि आवर एंसेस्टर इज नथिंग बट द मंकी। हमारे पूर्वज कौन थे? मंकी। मंकी से हमारी उत्पत्ति हुई, मतलब इवोल्यूशन हुआ, फॉर्म हुए हम, ओरिजिन हुए हैं। तब ये बात सुनकर काफी साइंटिस्ट और कुछ जो भी रिलीजियस पीपल थे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन शुरू हो गए। तो उस वक्त वही चर्चा थी, जैसे अभी रिसेंटली चर्चा कौन से शुरू है बाहर, अगर बाहर जाते हैं तो वहां पे हमें दिखता है हर जगह एक ही इंफॉर्मेशन होती है, डिस्कशन एक ही टॉपिक पे होता है, कौन सा? कोरोना वायरस, बराबर। इसी तरह उस समय डार्विन ने जब इवोल्यूशन थ्योरी, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी बताई थी, तब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था आवर एंसेस्टर वाज मंकी। इसी वजह से उसी वक्त उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हुआ, मतलब हर जगह उनके ऊपर डिस्कशन शुरू था। इसी वजह से, और ये जो इनहेरिटेंस बताया मतलब मेंडल ने, तब इनकी बात कोई सुन नहीं रही। इसी वजह से, और ये इनहेरिटेंस जब बताया था तब उनका एक प्रोफेशन नहीं था पर्टिकुलर, वो साइंटिस्ट नहीं थे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। उनके फादर गार्डनिंग का काम करते थे चर्च के साइड में, इसी वजह से उन्हें भी वो आदत लग गई, और वो आदत की वजह से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। दैट इज कौन सा एक्सपेरिमेंट? उसे प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ये प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक मतलब उन्होंने प्लांट तो गार्डनिंग का काम किया, लेकिन सिस्टमैटिक उन्होंने काम किया। दैट इज द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस वहां पे की, और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करते समय उन्हें एक रिजल्ट भी मिला, मतलब इनहेरिटेंस। ये कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये उन्होंने डिस्कवर भी किया, उसे अलग अलग नाम भी दिया। अब बिफोर गोइंग टू स्टडी जेनेटिक्स स्टडी करने से पहले, ये जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी। जब तक हम ये टर्मिनोलॉजी समझेंगे नहीं, तब तक हमारी आइडिया क्लियर नहीं होती। मेंडल ने क्या बताया क्या नहीं बताया वो हम देखेंगे। ये जेनेटिक्स एग्जैक्ट है क्या? व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is nothing but it is a branch of science which deals with the study of heredity and variation. हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हम डिटेल देखने वाले, मतलब इट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। अब हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? हेरिडिटी इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर ट्रांसफर करना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर हम इनहेरिट करते। देन वेरिएशन, मतलब वेरिएशन इज नथिंग बट द डिफरेंसेस। कुछ कैरेक्टर, अगर हम फैमिली अगर फोटो देखते हैं, वहां पे देखो उस फोटो में हमारे दादा दादी के कैरेक्टर कुछ पापा में दिखते होंगे, कुछ हमारे बॉडी में दिखते होंगे, बराबर है, मतलब सिमिलरिटीज है। स्किन कलर हो, हेयर कलर हो, देन शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ ईयर, आईज, देन हाइट, कलर ऑफ स्किन, ये सब कैरेक्टर अगर ऑब्जर्व करते तो कुछ सिमिलरिटीज दिखती है, लेकिन उसमें भी कुछ वेरिएशन भी दिखते हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज भी वहां पे ऑब्जर्व होती है। इसी वजह से अब यहाँ पे डिसिमिलरिटीज मतलब वेरिएशन, मतलब जेनेटिक्स में हमें दोनों पार्ट पढ़ना, हेरिडिटी और सेकेंड में दैट इज द वेरिएशन। अब टर्मिनोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट है कैरेक्टर। आपके साइड में किताब होगी, वहां पे देखो कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या है?
कैरेक्टर इज नथिंग बट द recognized feature of an organism is known as character. अब recognized feature मतलब specific feature of an organism. Specific feature is nothing but the specific feature को क्या बोल रहे हैं? character. अब specific feature मतलब हमारे बॉडी में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं. हाइट, कलर ऑफ स्किन, अभी मैंने बताया, शेप ऑफ आईज, कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ ईयर, कलर ऑफ हेयर, मतलब ये क्या है? कैरेक्टर है, बराबर. दैट इज नोन एज रिकॉग्नाइज्ड फीचर. अब रिकॉग्नाइज्ड फीचर मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर फीचर हमारे बॉडी में, उसे बोलते हैं हम कैरेक्टर बोलते हैं. ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द ट्रेट. अब ट्रेट क्या है? व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट क्या